अब यहाँ देखो ई डॉट ए, तो ई तो ये आ गया डॉट, और एरिया वेक्टर क्या आ गया, एरिया वेक्टर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻2 के है। अब आप ये देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो इसके मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू 8 इंटू 10⁻1, और ये हो जाएगा के डॉट के, और के डॉट के 1 हो गया 80, के डॉट के 1 आ गया, यानी कि 80 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कितना फ्लक्स पास होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है भाई, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। अब देखिए इसमें इसके बाद आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, हमने एक चीज बताई कि फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे फ्लक्स आ जाएगा। मगर गॉस साइंटिस्ट ने कहा कि अगर चार्ज, इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, अगर चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड है, कुछ चार्ज कैसा है, एनक्लोज्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे आपने कोई कंटेनर लिया, बॉक्स लिया, कोई डिब्बा ले लिया, उसके अंदर चार्ज रख दिया, और डिब्बे का उसका बर्तन ऊपर का लिड जो है वो ढंग बंद कर दिया, तो चार्ज हो गया एनक्लोज्ड। तो गॉस थ्योरम कब एप्लीकेबल है, जब चार्ज एनक्लोज्ड हो। और गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स अगर हम निकालेंगे इससे, अगर चार्ज एनक्लोज्ड है तो भी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, बल्कि इससे तो आ ही जाएगा ई डॉट ए से, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। बट इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, if charge is enclosed by a surface, then flux is 1 upon epsilon naught time total charge enclosed या inside। तो गॉस साइंटिस्ट ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द अदर मेथड, दिस इज वन अदर मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट it is only applicable when charge is enclosed by the surface। और जो फ्लक्स का हमने पहले पढ़ा ई डॉट ए, वो तो हमेशा एप्लीकेबल है, उसके लिए तो कोई, वो तो चाहे चार्ज एनक्लोज्ड हो, चाहे चार्ज बाहर रखा हो, चाहे अंदर रखा हो, हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन गॉस थ्योरम क्या कह रही है कि इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, अगर किसी चार्ज को कोई सरफेस चारों तरफ से घेर ले, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें ई डॉट ए की जरूरत है, या हम इससे भी निकाल सकते हैं, वही आएगा जो ई डॉट ए से आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, passing through a surface is equal to 1 upon epsilon naught time total charge enclosed by the surface। If a medium, अगर मीडियम रखा हुआ है of dielectric constant K is filled या is present, मान लेते हैं कोई एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है कोई, देन तब फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये और आ जाएगा। क्यों, इनसाइड तो है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस,
ठीक है ना। तो ये आपकी गॉस थ्योरम है। अगर if charge is enclosed by a surface, then total electric flux passing through the surface is 1 upon epsilon naught time total charge enclosed by that surface. If medium is present, then epsilon naught k into q inside. This is the Gauss theorem. अब हम इस गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे, तो लेकिन वही कंडीशन आ गई कि गॉस थ्योरम कब एप्लीकेबल है, जब चार्ज एनक्लोज्ड हो, जब चार्ज चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तभी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। और अगर चार्ज एनक्लोज्ड है तो फ्लक्स क्या होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम क्यू इनसाइड। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं गॉस थ्योरम। ये मान लिया एक हमारे पास चार्ज है। अब गॉस थ्योरम तो तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज एनक्लोज्ड होगा, चारों तरफ से घिरा होगा। तो अगर हम किसी चार्ज को चारों तरफ से घेरे हैं तो एक स्फेरिकल सरफेस आएगी। अगर हम चार्ज, जैसे चार्ज रखा है, ये है चार्ज मान लेते हैं, हमने कहा इसको घेरो, तो अगर हम सर्किल बनाएंगे तो सर्किल से तो ऊपर का और नीचे का ओपन हो जाएगा। अगर हम कहें कि सर्किल बना दें हम, तो सर्किल इसे घेर लेगा क्या? नहीं घेर पाएगा। सर्किल कैन नॉट एनक्लोज कंप्लीटली बिकॉज आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ आर ओपन। तो इसको घेरने के लिए कैसी सरफेस बनेगी? स्फेरिकल। तो सबसे पहले तो भैया गॉस थ्योरम अप्लाई तब होगी जब चार्ज को हम क्या करें? एनक्लोज। तो हमने मान लिया स्फेरिकल सरफेस मान ली जिसने इसको एनक्लोज कर दिया। कंसीडर चार्ज Q is enclosed by a, और ऐसी सरफेस जो इसे घेरती है उसको कहते हैं गॉसियन। ये गॉसियन कैसी सरफेस आई थी भाई? स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। क्योंकि भैया जब तक तुम चार्ज को एनक्लोज नहीं करोगे गॉस थ्योरम तो लग नहीं सकती। तो सबसे पहले हमने क्या किया? चार्ज को एनक्लोज करा। ये एक गॉसियन सरफेस मान ली जो इस चार्ज को घेरे हुए है, क्योंकि चार्ज को जब आप एनक्लोज करोगे तो स्फीयर बनेगा। अब ये चार्ज है तो भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो ऐसी होगी रेडियली आउटवर्ड। चार्ज से तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे निकलती है? ऐसी तो निकलती है रेडियली आउटवर्ड। ऐसी सब तरफ निकलेगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्मॉल सरफेस ले लेंगे टी पॉइंट पे। मान लिया हमने एक स्मॉल सरफेस ले लिया ds, है ना। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है? क्या तरीका है? अभी बताया था मैंने, E डॉट ds करके उसको इंटीग्रेट कर दो। ये तो स्मॉल, ये तो आ गया कौन सा फ्लक्स? E डॉट ds। ये जो E डॉट ds है दिस इज द स्मॉल फ्लक्स, या ये कहो कि फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट ds। मान लिया ये गॉसियन सरफेस जो है ना, इस पे हमने छोटे एलिमेंट्स मान लिए, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, एंड वन एलिमेंट इज ds। और फिर क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट। लेकिन जब तुमने यहाँ पे ds सरफेस मानी तो उसकी डायरेक्शन किधर मार्क करोगे? आउटवर्ड।
एरिया वेक्टर किधर मार्क करते हैं, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ नॉर्मल ऊपर की तरफ आया, तो हम क्या लिखेंगे कि कंसीडर spherical surface Gaussian surface is made of number of small surface element, ठीक है ना। कंसीडर Gaussian surface किससे बनी है, इज मेड ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट एंड वन वेयर ds is surface element at p, p पर। अब ds वेक्टर क्या किधर होगा, ds वेक्टर क्या होगा, इज नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड। अभी हमने बताया एरिया वेक्टर हमेशा किधर लेते हैं, बाहर की तरफ नॉर्मल खींचते हैं, इसका मतलब बाहर की तरफ नॉर्मल खींचेंगे तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा कितने का बना दोनों के बीच में, देख लो आप, थीटा 0 बनना है ds और e के बीच में, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि फ्लक्स हो गया e ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री होता है भाई 1, तो आपका फ्लक्स आ गया e ds, e ds आ गया। e क्या है यहाँ पर, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस तो आप कह रहे हो स्मॉल एलिमेंट हो गया, व्हाट इज ई, ई क्या है यहाँ पर, ई जो है आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहने से बात नहीं चल रही, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, जहां ये डीएस एलिमेंट रखा है, जिस जगह पे ये डीएस एलिमेंट बनाया है तुमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, यानी ई जो है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, पी पर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, क्योंकि डीएस एलिमेंट पी पे ही तो लिया है भाई, जहां पे डीएस एलिमेंट माना है तभी तो ई, तभी तो ये देखो आप ई के साथ में डीएस आ रहा है, और 0 1 हो गया, 0 क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है बाहर की तरफ, ये चार्ज रखा है तो रेडियली आउटवर्ड हो गई बाहर की तरफ, और ये आपने सरफेस एलिमेंट मान लिया डीएस, तो जब डीएस ये है तो इसका एरिया वेक्टर किधर लेते हैं, बाहर की तरफ नॉर्मल खींचते हैं, कहीं भी बना लो तुम, मैं का मान लेते हैं, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये डीएस हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ गई, और देखो डीएस, डीएस भी तो यही आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इस पी पॉइंट पे, 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमने कहा रख दिया 1 में रख दिया, यानी कि फ्लक्स आ गया ई डी एस, ये इक्वेशन 1 थी, इसमें रख दो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, और बस 1/4πε0 बाहर आ गया, क्यू आर स्क्वायर बाहर आ गया, डीएस का इंटीग्रेशन, अब डीएस था स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 4πr स्क्वायर,
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू हो गई, प्रूव हो गया। डीएस था स्मॉल एरिया, इसका टोटल जब इंटीग्रेट कर रहा हो तो टोटल सरफेस एरिया आ गया सर स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा, हो गया गॉस थ्योरम प्रूफ, 1/एप्सिलॉन नॉट बचा और यहाँ पे क्यू बच गया, यानी कि आपकी गॉस थ्योरम प्रूव हो गई।